2018-19 में 1450 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2555 करोड़ रुपए, 2020 में 22 करोड़ रुपए, 2021-22 में 1032 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1300 करोड़ रुपए। ये वो धनराशि हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान में मिले हैं। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण बातें कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे जो एक सामान्य नागरिक को अवश्य ही जाननी चाहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बॉन्ड के बारे में और इस खबर के बारे में वो सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने उस बॉन्ड का एक सैंपल पेपर लिया है। इस सैंपल से आप समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि इस बॉन्ड का जारीकर्ता सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था अपनी मनचाही राजनीतिक पार्टी को मनचाही धनराशि दान कर सकता है। लेकिन इस बॉन्ड को लेने के लिए कुछ निर्धारित क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी राजनीतिक पार्टी को दान देना चाहती है तो उस पार्टी का बीते विधानसभा चुनाव में या बीते लोकसभा चुनाव में कुल मतों का कम से कम 1% मत पाना अनिवार्य हो और वह इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया कोई पार्टी पूरी करती है तो आप उसे इस बॉन्ड के माध्यम से दान दे सकते हैं। इसके लिए 4 अलग अलग प्रकार के बॉन्ड हैं, 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़। इसके मल्टीपल्स में ही आप चाहें तो किसी पार्टी को दान दे सकते हैं। एक व्यक्ति जितने चाहे उतने बॉन्ड खरीद सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक क्यों करार दिया। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे जिसके माध्यम से हम सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ 3 पॉइंट में मैंने इसे बनाया है जिसे आपको समझना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है, ऐसा मानना है माननीय उच्च न्यायालय का। चुनावी चंदा देने में लेने वाला और राजनीतिक दल दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों पार्टी शामिल होती है। ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है या फिर कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत। इसमें दोनों प्रकार की बातें देखने को मिल सकती है, जिसका संदेह हुआ माननीय न्यायालय को, यानी कि जो पार्टी है और जो व्यक्ति उस पार्टी को चंदा दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मानना है हमारे माननीय न्यायालय का। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है, ऐसा कहना है माननीय उच्च न्यायालय का। जब ये स्कीम लाया गया तो उस समय बताया गया कि इस स्कीम के माध्यम से हम ब्लैक मनी को रोक सकते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना शामिल है, ऐसा कहा गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई के लिए क्या कुछ कहा गया है, यानी कि माननीय न्यायालय के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। एसबीआई राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है, ऐसा कहना है माननीय न्यायालय का। उन्होंने ये भी कहा है कि एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे,
एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे दे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक इस सभी रिपोर्ट्स का एक डिटेल अपने वेबसाइट पे अपलोड करे जो आम नागरिकों के लिए देखने के योग्य हो। यानी कि एक आम नागरिक अगर चाहे तो देख ले कि किस व्यक्ति ने या किस बड़ी संस्था ने किस पार्टी को कितनी रकम दी है। ये सारा डिटेल 13 मार्च से हमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है, जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या इसमें लिया गया है। अच्छा, क्या है चुनावी बॉन्ड? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर भी शाब्दिक माध्यम से हम इसे एक बार और समझ लेते हैं। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने के लिए एक बढ़िया जरिया है। जैसे कि अगर मैं चाहूं कि मैं किसी पार्टी को दान देना चाहता हूं, तो पहले मुझे एसबीआई बैंक के उस शाखा पे जाना होगा जहां ये बॉन्ड उपलब्ध है। वहां पे अपनी धनराशि जमा करके धनराशि के बदले मुझे वहां से बॉन्ड लेना होगा और बताना होगा वहां पे कि मैं किस पार्टी को ये दान देना चाहता हूं। यानी कि मेरी सारी सूचनाएं बैंक के पास उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए मेरा बैंक में केवाईसी होना भी अनिवार्य है। यानी कि जो भी संस्था है या जो भी नागरिक है उसका पूरा डिटेल एसबीआई के पास होगा। वो पैसा किस राजनीतिक पार्टी को दिया जा रहा है इसका भी डिटेल एसबीआई के पास होगा। उसके बाद उस बॉन्ड को लेके मैं उस पार्टी को वो बॉन्ड दे दूंगा और बॉन्ड देने के अगले 15 दिनों के अंदर ही पार्टी चाहे तो उसे कैश में कन्वर्ट करा सकती। अगर वो 15 दिन के अंदर कैश कन्वर्ट नहीं करा पाती है तो वो सारी राशियां प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ऐसा इस नियम में बताया गया है। अगले प्रश्न से भी हम कुछ बातें समझेंगे। जैसे चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई? चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ पेश किया गया था और उस समय हमारे वित्त मंत्री थे माननीय अरुण जेटली जी। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया और उसी दिन से इसकी शुरुआत हो गई। अब हम देखते हैं कि आखिर कब हम इस बॉन्ड को खरीद सकते थे, किस महीने में खरीद सकते थे। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे थे। इसी बीच इनकी खरीदारी की जा सकती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए थे और अब ये भी प्लान बनाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसमें अतिरिक्त 30 दिन और ऐड किए जाएंगे। ऐसी प्लानिंग भी चलनी शुरू हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, जो ये है कि चुनावी बॉन्ड का आखिर मकसद क्या था। तो अगर मूलतः बात करें तो इस बॉन्ड का मकसद था पारदर्शिता रखना। यानी कि जो व्यक्ति किसी पार्टी को फंड देना चाहता है तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, जो कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हो रहा था। ऐसा नहीं है कि जब ये बॉन्ड आ गया तो इस बात पे उंगलियां नहीं उठी। आज भी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर पैसे के लेन देन के मामले को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, जिसकी निंदा भी की जाती है और अतिरिक्त बातों को लेकर कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं। इसी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा इस पे विचार भी किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को कैसे लाभ मिलता है? कोई भी भारतीय नागरिक, कारपोरेट या अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इन बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे जिनका केवाईसी वेरीफाइड होता था। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बॉन्ड दिखाया था। अब देख लेते हैं कि क्या चुनावी बॉन्ड में निवेश करने पर कुछ रिटर्न मिलता है।
चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। यह बॉन्ड एक रसीद के समान था। आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदा जाता था और इसका पैसा संबंधित राजनीतिक दल मुहैया करा लेता था। क्या चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को कर में छूट मिलती थी? तो मैंने जिस सोर्स से पढ़ा है इसे, वहां पे ये प्रमुख बात लगी मुझे, तो मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। हो सकता है ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो या आपकी जानकारी के लिए अनिवार्य हो। राजनीतिक पार्टी को सीधे चंदा देने की जगह चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने से दी गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80 GGC और 80 GGB के तहत यह छूट देने का प्रावधान है। जो भी इसका विशेषज्ञ होगा वो इस बात को चेक कर सकता है कि वास्तविकता क्या है। हालांकि जिस सोर्स में ये दिया गया था वहां पे इस बात को मेंशन किया गया था। मुझे उम्मीद है कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी खबर को आप तक पहुंचा पाया हूं वो आपको पसंद आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।